जो कुछ मुझ पर गुजरा वो बयान करना भी बहुत मुश्किल है। कोई भी बाप अपनी ही बेटी के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। लेकिन बुराई इस कदर अरूज पा चुकी है कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा है। कहीं अपने घर में ही किसी लड़की की इज्जत महफूज नहीं है तो कहीं मुदर्रिसों में इस्तेहसाल किया जाता है, कहीं उस स्कूल के टीचर बर्बाद करते हैं तो कहीं शौहर भी उस अमल से बाज नहीं होता। मैं उन 2 रिश्तों के हाथों बर्बाद हुई जिन 2 रिश्तों पर मुझे सबसे ज्यादा नाज था, जिन पर मैंने अपने अब से ज्यादा भरोसा। क्या था, एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा काबिल भरोसा शख्स उसका बाप होता है और फिर उसके बाद उसका शौहर। लेकिन इन दोनों ने ही बारी बारी वाला खेल खेला और मेरे साथ। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं रोती पीटती अपने बाप के दरवाजे पर वापस पहुंच गई थी, जिस शख्स से मैंने बड़े अरमानों के साथ शादी की थी, जिसके साथ रुखसत होने के लिए मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ी हुई थी। उस शख्स ने शादी की रात जो जुल्म मुझ पर ढाया था, मेरी कमर टूट कर रह गई थी। कुछ ही देर बाद मेरे बाप ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही सीने से लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपने बाप से माफी मांगने लगी। अबा मुझे अंदर लेकर उए और कहने लगे, बेटी जो कुछ भी हुआ है शायद उसी में खुदा की मर्जी होगी। अबा की बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं था कि मैं दुल्हन बनी रोती पैटती वापस क्यों लौटी हूँ। मैं हैरत से अबा को देखने लगी तो एकदम ही अबा के चेहरे के तासरात बदले और फिर अबा कहने लगे, मुझे तुम्हारे ससुराल से फोन किया था कि तुम्हारे शौहर ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वो खुद इन लोगों ने मुझे बता दिया। अबा की बात सुनकर मैं फिर से रोने लगी और अबा से कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने अब की बात न मानी, अपनी पसंद से शादी को तरजीह दी और देखें मेरे साथ किया हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और इस बात का एहसास भी हो रहा था कि हम क्या क्या कर रहे थे अपनी मर्जी करने का। मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। मेरी उम्मा भी चली आई थी, उन्होंने भी मुझे सीने से लगाया और समझाने लगी कि परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। उम्मा ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया और कहने लगी, तुम आराम करो, सुबह उस मामले पर बात करेंगे। उम्मा के जाने के बाद मैं ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और वो भी एक ऐसे शख्स के हाथों जिससे मैंने दीवानों की तरह मोहब्बत की थी। मैंने आंखें बंद की तो कुछ देर पहले का मंजर मेरी आंखों के सामने लहराने लगा। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरे उर्द गर्द हर तरफ फूल ही फूल थे। मैं अपने शौहर मोहसिन का इंतजार कर रही थी और फिर जब वो कमरे में आया तो मेरे दिल की धड़कनें रखने लगी थी। इस लम्हे का तो मैंने कितने महीनों से बेसब्री से इंतजार किया था, क्योंकि मैं और महसिन एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहीं से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब मोहसिन ने रिश्ता भेजा था तो अबा ने साफ इनकार कर दिया कि वो एक अच्छा शख्स नहीं है और मेरी उससे शादी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जैसे तैसे अबा को राजी किया और फिर जब शादी की रात वो मेरे पास या तो मेरे करीब बैठकर उस होंगा ने बगूर मेरा जायजा लिया। फिर कहने लगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितने जज्बात हैं। इस रात को लेकर मैंने कितने अरमान सजाए थे, लेकिन उज की रात में मजबूर हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं बना सकता। महसिन की बात सुनकर मैं हका बका रह गई थी कि वो इस तरह की बात क्यों कह रहा है। वो कहने लगा, शायद तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। उसकी इस बात पर तो मैं पूरी तरह ही उछल पड़ी थी। मैंने महसिन से कहा, क्या बात है, अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और फिर महसिन ने मुझे 3 वो लफ्ज सुनाए थे जिनको सुनकर मेरे सर पर इस्मान गर पड़ा था। मैं रोती पीटती वापस अपने घर चली गई थी। लेकिन ये बात किस तरह मेरे जहन से निकलती कि मैंने एक ऐसे शख्स के हाथों धोखा खाया था जो मेरे लिए सब कुछ था। लेकिन वहीं ये बात भी मुझे परेशान कर रही थी कि अगर मोहसिन को मुझे तलाक ही देनी थी तो फिर उन्होंने मुझसे शादी क्यों की थी, क्यों मुझे अपना बनाया था और इस तरह अचानक तलाक देने के पीछे क्या वजह थी, जबकि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। यही सोचते सोचते सुबह हो गई और फिर सुबह के वक्त मुलाजमा ने आकर बताया कि मोहसिन साहब आए हैं। मैं एकदम ही उठ बैठी। नफरत और गुस्से से भरे जज्बात लेकर मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंची ताकि मोहसिन का गरिबान पकड़कर उससे सवाल जवाब कर सकूं कि इसने मुझ पर यह सितम क्यों ढाया। रात तो वो तलाक देते ही कमरे से निकल गया था, मगर अब जब वो खुद चलकर यहाँ आया था तो उसे मेरे हर सवाल का जवाब देना था। मगर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचकर मैं ठटक गई क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने मुलाजमा की तरफ नजर डाली तो वो कहने लगी कि बड़े साहब मोहसिन साहब के साथ अंदर बंद हैं। मुझे यकीन था कि मेरे अबा ने उससे मेरी बर्बादी का बदला जरूर लेना है। मेरे अबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी ये बर्बादी उनकी बर्दाश्त से भी यकीना बाहर थी। मैं दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई ताकि अंदर से उन्हें वाली आवाजें सुन सकूं, लेकिन काफी देर तक भी मुझे कुछ सुनाई न दिया।
और फिर जब ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला तो मेरी नज़र अबा के चेहरे पर पड़ी। मुझे देखकर अबा धीरे से मुस्कुराए और मुझे अंदर बुलाया। मैं बहुत गुस्से के आलम में अंदर दाखिल हुई, लेकिन उससे पहले कि मैं महसिन का गरीबान पकड़ती, अबा ने मुझे प्यार से अपने पास बैठाया और कहने लगे, बेटी तसली से सारी बात सुन लो, उसके बाद ही कोई फैसला करना। अबा का इतना नर्म और ठंडा मिजाज देखकर मैं चौंक उठी। अबा को तो उस वक्त गुस्से की इंतहा पर होना चाहिए था और महसिन को धक्के मारकर घर से निकालना चाहिए था, लेकिन अबा बड़े तहम्मुल से और बड़े सुकून से बैठे नजर आ रहे थे। फिर अचानक ही अबा ने एक ऐसी बात है कही जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अबा कहने लगे, महसिन अपने के पर शर्मिंदा है, उसने जानबूझकर तुम्हें तलाक नहीं दी है, उसीलिए वो तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहता है। अबा की बात पर मेरा मिजाज बिगड़ गया। मैंने अबा से सख्त लहजे में कहा कि मोहसिन ने अपने पूरे होश हवास में मुझे तलाक दी थी, वो भी बगैर किसी वजह के। अब कैसे कह सकते हैं कि मोहसिन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया? और मान भी लें कि अगर महसिन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया तो भी वो मुझे तलाक दे चुका है। अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने एक नज़र महसिन पर डाली और रोते हुए कहा कि मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, शादी जैसे पाकीज़ा रिश्ते को तुमने खेल बना दिया। मेरी बात सुनकर मोहसिन मेरे कदमों में आकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे मुआफ कर दो अंजुम, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। रात में अपने होश में नहीं था, ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है, बस है उसी लिए मैंने तुम्हें तलाक दे दी, वरना तुम जानती हो कि मैं भी तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। शायद किसी को हमारे रिश्ते से हसद हो गया था और इसी वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ है, लेकिन अभी ये बात कोई भी नहीं जानता सिवाय मेरे घर वालों के। उसी लिए मैं तुम्हें इज्जत से वापस लेकर जाना चाहता हूँ। हमारे घर की बात घर में ही रह जाएगी और हमारा रिश्ता भी बर्बाद होने से बच जाएगा। मोहसिन की बात सुनकर मैं हका बका रह गई। उसकी आंखों में आंसू झलमला रहे थे। मैंने अपने उबा की तरफ देखा तो वो कहने लगे, महसिन ने मुझे बताया है कि कैसे वो खुद पर से काबू खो बैठा था। मुझे महसिन की बात पर यकीन है, उसने जानबूझकर तुम पर यह जुल्म है नहीं ढाया है। उसलिए बेहतर यह है कि इस रिश्ते को दोबारा से खामोशी से कायम किया जाए ताकि बदनामी से भी बच सके और तुमसे हसद करने वाले और भी खाक हो जाएं। अबा और महसिन की बातों ने मुझे इस कदर कंफ्यूज कर दिया था कि मैं कभी महसिन को देखती और कभी अबा को। अबा कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन है, बस तुम महसिन की मोहब्बत पर यकीन कर लो। अबा की बातों ने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया था, क्योंकि पहले अबा इस शादी के लिए राजी नहीं थे। बार बार वो मुझे समझाते थे कि मोहसिन मेरे लिए ठीक नहीं है, और अब अबा खुद कह रहे थे कि मोहसिन ने मेरे साथ जानबूझकर ये ज्यादती नहीं की है, बल्कि वो तो मुझे दोबारा इसके साथ भेजना है चाहते थे। मैंने अबा से कहा कि अगर ये सब कुछ किसी के हसद या जादू का नतीजा है, तब भी मेरा महसिन के साथ वापस जाना मुमकिन नहीं है। अब कैसे मुझे वापस महसिन के साथ भेज सकते हैं? और फिर अबा ने मुझे एक ऐसा रास्ता बताया जिसे सुनकर मेरे सर पर इस्मान गर पड़ा। मैंने इनकार में सिर हिलाया और कहा, अबा हलाला कोई मजाक नहीं है। मैं कैसे किसी और शख्स से निकाह कर सकती हूँ? अगर उसने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? अबा कहने लगे, इसका एक आसान सा हल है कि तुम्हारा हलाला किसी बाहर के इंसान से ना हो, बल्कि घर में ही हो जाए। अब की बार तो मैं और भी हैरान रह गई कि अबा कहना क्या चाह रहे थे। हमारे घर में तो कोई ऐसा नहीं था कि जिसके साथ मेरा निकाह हो सकता, और फिर जो कुछ महसिन ने कहा वो सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो कहने लगा कि बस वक्ती तौर पर हलाला ही तो करना है, तो फिर क्यों ना तुम्हारे अबा के साथ ही तुम्हारा हलाला कर दिया जाए। मुझे लगा कि मोहसिन की जहनी हालत ठीक नहीं है। पहले उसने मुझे तलाक दी और अब वो उस कदर फजूल बात कर रहा था। मैंने अबा की तरफ देखा, जिन्हें इस बात पर उसका मना तोड़ देना चाहिए था, लेकिन अबा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे, मोहसिन ठीक कह रहा है, बस निकाह करके तलाक ही तो देनी है, फिर तुम वापस महसिन के निकाह में चली जाना। कुछ देर तो मैंने पस ओ पेश से काम लिया, लेकिन जब महसिन ने रो धोकर मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और अबा ने भी मुझे समझाया कि मेरे लिए उस शादी को कायम रखना कितना ज़रूरी है, तो मैं मान गई। मेरे अबा ने 2 लोगों की मौजूदगी में ही मुझसे निकाह किया, फिर खुद ही कुछ देर में मुझे तलाक दे दी और मेरा और मोहसिन का निकाह पढ़ाकर मुझे मोहसिन के साथ भेज दिया। मेरा मोहसिन से दोबारा रिश्ता तो जड़ गया था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि दिल नहीं जड़ सका था। जो कुछ वो कर चुका था, उसके बाद दोबारा उसके लिए दिल में मोहब्बत जैसे जज्बात पैदा होंगे होना नामुमकिन हो चुका था। मोहसिन मुझे इज्जत के साथ दोबारा अपने घर लाया था और फिर उसने मुझसे ताल्लुक़ कायम कर लिया था, लेकिन उस सब में कहीं ना कहीं मैंने खुद को खो दिया था। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। मोहसिन हर तरह से मेरा ख्याल रख रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ दिखावा हो।
ये डर मेरे दिल में बैठ गया था कि वो दोबारा भी मेरे साथ वही सब कुछ कर सकता है जो पहले कर चुका है। कुछ ही दिन हमारी शादी को गुजरे थे कि मैंने एक अजीब सी तब्दीली देखी। मोहसिन, जो एक मिडिल क्लास घर से था, उसके पास काफी पैसा आ गया था और उसने नई गाड़ी भी खरीद ली थी और पिछले कुछ दिनों से वो नया घर लेने की बातें कर रहा था। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था, ये बात मुझे समझ नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वो दफ्तर से लौटा तो कहने लगा कि मैंने जमीन पसंद कर ली है, बस अब उसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मैंने कहा, परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर पैसे हैं चंद ही दिनों में पैसे जमा हो जाएंगे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है जब आसानी से भी ये काम हो सकता है। उसकी बात मुझे समझ न आई, लेकिन फिर इसी रात मोहसिन ने अचानक ही मुझे एक दफा फिर तलाक थमा दी। मैं कमरे में सोने के लिए बस्तर सेट कर रही थी जब वो अपनी माँ के कमरे से मेरे पास आया और उतने ही कहने लगा कि अंजुम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हका बका सी उसे देखती रह गई। कुछ देर हैं पहले तक भी उसका मिजाज बिल्कुल ठीक था, फिर अब अचानक उसे क्या हुआ था। मुझे लगा कि मेरी सास ने शायद उसे कोई पट्टी पढ़ाई है। मैंने अपना सामान उठाया और एक दफा फिर रोती पैटती वापस अपने मैके चली आई। इस बार भी मेरे बाप ने दरवाजा खोला था और मुझे सीने से लगा लिया था और मुझे सब्र करने का कह रहे थे। सारी रात मेरी रोते हुए गुजर गई और सुबह एक दफा फिर महसिन हमारे घर चला या अबा उसके साथ ड्राइंग रूम में बंद हो गए। उन दोनों के दरमियान काफी देर है तक कुछ चलता रहा। फिर अबा ने मुझे बुलाया और एक दफा फिर मोहसिन ने मुझसे माफी मांगी। वो कहने लगा कि मैं बहुत गुस्से में था, परेशान था, मुझे जमीन के लिए पैसे चाहिए थे। बस मैं इसी मसलों में इतना उलझा हुआ था कि तुम पर अपनी परेशानी की वजह से ये जुल्म कर बैठा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, न जाने मुझ पर ऐसी कौन सी चीज हावी हो जाती है कि मेरी जबान से वो अल्फाज निकल जाते हैं जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मोहसिन मेरे कदमों में आकर बैठा तो मैंने उसे धक्का देकर पीछे हटाया और कहा कि अब दोबारा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन अबा ने फिर मुझे समझाना शुरू किया। कहने लगे, औरत को घर बसाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। उस माशरे में तलाक याफ्ता औरत को कोई बर्दाश्त नहीं करता। सब तुम्हारे ही किरदार पर कीचड़ अच्छा लेंगे, सब तुम्हें बड़ा भला कहेंगे। सारी जिंदगी बाप की दहलिज पर बैठने से अच्छा है कि अपने शोहर के साथ समझौता कर लो। वैसे भी मोहसिन तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने गुस्से में अबा को देखा और कहा कि अब ही तो कहते थे कि मोहसिन अच्छा इंसान नहीं है। अब जब मुझे इस बात पर यकीन आ गया है तो अब क्यों मुझे उसके साथ जाने पर मजबूर हूँ कर रहे हैं जबकि वो मुझे फिर तलाक दे चुका है। अबा कहने लगे कि जब मैंने तुम्हें रोका था तब तुम्हें ये बात समझ नहीं आई थी, मगर अब मेरी मजबूरी है, तुम्हें उस घर में मज़ीद नहीं रख सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम दुनिया के तंज और तानों का शिकार हो, इसीलिए एक दफ़ा फिर मैं तुम्हें मोहसिन के साथ वापस जाने का कहूँगा और अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। तुम अपनी माँ के साथ इस घर में तन्हा रहना, क्योंकि मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ज़माने का सामना कर सकूँ, ये रसवाई और ज़ल्लत बर्दाश्त कर सकूँ कि मेरी इकलौती बेटी को तलाक हो गई है। अबा ने बिल्कुल अजीब सी बात कह दी थी। वो अपने और उम्मा के रिश्ते को दरमियान में ले हुए थे और मैं हिका बकासी रह गई थी। अबा ने मुझे उस कदर मजबूर किया कि एक दफ़ा फिर मैं मोहसिन से रिश्ता जोड़कर उसके घर पहुंच गई थी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने बाप के साथ हलाला करना पड़ा था। और ये वो बात थी जिसने मुझे शर्म से ज़मीन में गड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता था कि मैं कभी खुद को आईने में नहीं देख सकूंगी, अपनी माँ से नज़र नहीं मिला सकूंगी। मैं कैसे अपनी ही माँ के शौहर के साथ हलाला कर सकती थी। लेकिन हैरत तो मुझे इस बात पे थी कि इन सब बातों पर मेरी माँ को भी कोई एतराज़ नहीं था। वो भी मेरे बाप का भरपूर साथ दे रही थी और मुझे ही समझा रही थी कि मेरे लिए ये रिश्ता संभालना कितना ज़रूरी है। जबकि मुझे लगता था कि अगर मैं मोहसिन से अलग हो जाऊं तो भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। मैं एक पढ़ी लिखी काबिल लड़की थी, खूबसूरत थी, मुझे तो कोई भी शख्स मिल सकता था। फिर मेरे बाप को महसिन में ऐसी कौन सी खूबी नज़र आ गई थी कि वो ज़बरदस्ती मुझे ये रिश्ता निभाने पर मजबूर कर रहे थे। मैं अपने आप में इस कदर उलझ गई थी कि अर्द गर्द का होश भी नहीं रहा था। मैं एक बार फिर महसिन के साथ अपने मर्दा रिश्ते को जीने की कोशिश कर रही थी और महसिन की तो खुशी ही अलग थी, क्योंकि वो ज़मीन खरीद चुका था और अब उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। मुझे समझ नहीं यह था कि महसिन के पास ये पैसा कहाँ है से आया है। अगर वो इस पैसे के लिए इतना परेशान था कि उसने दबाव में आकर मुझे तलाक दी थी, तो फिर मेरे वापस होते ही उसके पास कितना पैसा कैसे आ गया था। महसिन के बदलते हुए हालात मेरे सामने थे, लेकिन ऐसा कोई जरिया मेरे सामने नहीं था और जिसकी वजह से उसके हालात बदल रहे थे। यही बात मुझे परेशान कर रही थी। कभी कभी तो मुझे लगता कि मेरा शौहर कोई गैर कानूनी या नाजायज़ काम कर रहा है
क्योंकि हक हलाल की कमाई से कोई इंसान इतनी जल्दी तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ता जितनी जल्दी मेरे शौहर ने अरूज हासिल करना शुरू कर दिया था। मैं हर वक्त परेशान सी रहती। कभी कभी तो मुझे उस कदर रोना होता कि मैं सारा सारा दिन घर के किसी कोने में बैठकर उनसे बहाती। लेकिन मोहसिन को मेरी हालत की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस अपनी तरक्की को एंजॉय कर रहा था। सारा वक्त अपने घर की कंस्ट्रक्शन को लेकर बातें करता कि घर ऐसा बनाऊंगा, ये रखूंगा, बहन की शादी धूमधाम से करूंगा, उम्मा को लेकर उम्रे पर जाऊंगा, वगैरह वगैरह। उसकी अपनी जिंदगी, अपने मंसूबे थे जिसमें शायद मेरा होना या ना होना बराबर था। एक दिन मैं घर के माहौल से बहुत ज्यादा उकता गई और मैंने कुछ देर के लिए घर से निकलना मुनासिब समझा। मोहसिन अपनी नौकरी पर गया हुआ था। मैं खामोशी से घर से निकल गए और बेमकसद यहाँ वहाँ घूमने फिरने लगी। ऐसे ही एक शॉपिंग मॉल में दाखिल होते ही मुझे मेरी फूफू नजर आ गए, जिनसे मेरा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। एक दो दफा वो हमारे दरवाजे पर आई थी, लेकिन न जाने उनके और अबा के दरमियान क्या बात हुई थी कि अबा ने उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया था। हमसे हसद करते हैं, इसीलिए अबा उन्हें हमारे घर से दूर रखते हैं। अबा की बात याद होते ही पप्पू को देखकर मैंने रास्ता बदलने की कोशिश की, मगर पप्पू ने ही मुझे आवाज देकर रोक लिया। कहने लगे, अंजुम मेरी बेटी, मेरी बात सुनो, तुम कैसी हो? वो एकदम ही मेरे गले लग गई। उनकी आंखों में आंसू झलमलाने लगे। वो मेरी खैर खैरियत पूछने लगे। मैं फूफू से मिलकर अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। शायद मुझे किसी सहारे की तलाश थी, कोई ऐसा शख्स जिससे मैं अपने दिल की परेशानी, अपनी हालत बयान कर सकती। और ऐसे में फूफू का मिलना और मेरे लिए जज्बाती होना मेरे दिल को खोल गया। मैंने फूफू को न चाहते हुए भी हर बात बता दी, शुरू से आखिर तक सारी बात, और सब कुछ सुनकर फूफू का मना खुला का खुला रह गया। कहने लगी, मैं इस जालिम इंसान से तुम्हें बचाना चाहती थी, उसी लिए बार बार तुम्हारे दरवाजे पर उतरती थी, लेकिन वो शख्स हमेशा मुझे भगा देता। तुम्हारा बाप इस काबिल ही नहीं था कि तुम्हें उसके साथ छोड़ा जाता, लेकिन तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती तुम्हें हमसे छीना और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। फूफू की बात सुनकर मैंने न समझी से उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सगे बाप से तलाक ली थी और वो जोर जबरदस्ती से तुम्हें अपने साथ ले गई थी, क्योंकि इसका चक्र तुम्हारे सौतीले बाप के साथ चल गया था। तुम्हारी माँ को तुमने कोई दिलचस्पी नहीं की, तुम्हें उस लिए अपने साथ ले गई थी ताकि वो सबके लिए तुम्हारे जरिए तुम्हारे सगे बाप की जायदाद को हासिल कर सके। हमने बहुत दफा कोशिश की कि तुम्हें वापस ले ले ताकि तुम्हारी अच्छी तरबियत हो सके, तुम्हारी जिंदगी में कोई गम न आए, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे हवाले न किया। तुम्हारा सगा बाप सारी जिंदगी तुम्हारे लिए एड़ियां रगड़ता रहा और मरते वक्त भी वो तुम्हारी मोहब्बत में अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गया। जब वकील ने वसीयत के कागजात खोले तो पता चला कि वो के कागज जायदाद तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हें मिलनी थी। ये फैसला तुम्हारे बाप ने इसलिए किया था ताकि तुम्हारी माँ और तुम्हारा सतैला बाप तुम्हारी जायदाद को हड़प न कर ले, लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी सगी माँ होकर भी वो तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलेगी। वो दोनों चाहते ही नहीं हैं कि तुम्हारा घर बसे, तुम अच्छी शादी शुदा जिंदगी गुजारो। यकीना उन्होंने तुम्हारे शवहर को भी कोई ना कोई लालच दी होगी, जब ही वो तुम्हारे साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। होपू की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सगी माँ मेरे साथ ऐसा जुल्म कर सकती है, और जिसे मैं अपना बाप समझती आई थी वो मेरा बाप ही नहीं था। पप्पू की बातों पर कभी मुझे यकीन होता तो कभी मैं बेयकीनी का शिकार हो जाती। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सब फोपू कहने लगी, ये कि तुम खुद सच्चाई मालूम करने की कोशिश करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने फोपू से रुखसत ली और सीधे अपनी अम्मा के पास पहुंच गई। शायद किस्मत को मुझ पर रहम आ गया था, क्योंकि मैं जब अम्मा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो वो मेरे सौतेले बाप से बात कर रही थी और कह रही थी कि कब तक ये तलाक और हलाला का चक्र चलाओगे। कुछ ही दिनों की बात है, अब की बार तुम्हारी बेटी तलाक लेकर लौटेगी तो मुलाजमों के सामने मैं यही बात रखूंगा कि वो जहनी मरीजा है, उसी लिए बार बार उसका शौहर उसे तलाक देता है और फिर वो खुद ही जिद करके अपने शौहर के साथ लौट जाती है। मुलाजमों को इतना ही सच पता है जितना हमने उन्हें बताया है। जब यही बात है वकील के सामने जाएगी तो उसकी जायदाद खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि हम उसे जहनी मरीजा साबित कर देंगे। उसका बेवकूफ़ शौहर तो कुछ लाखों में ही उसे तलाक दे देता है, उसी लिए उसे ठिकाने लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अब की बार वो लौटेगी तो हम उसे वापस नहीं भेजेंगे, बल्कि उसे नफ्सियाती मरीज साबित कर देंगे, बल्कि शायद साबित करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो इस तलाक और हलाले के चक्र से पहले ही जहनी मरीजा हो चुकी है। उसके बाद तुम उसे कमरे में बंद कर देना और फिर कानून के मुताबिक उसकी जायदाद खुद ब खुद तुम्हारी हो जाएगी।
اگر تمہارے شوہر نے یہ شرط نہ رکھی ہوتی کہ شادی کے 1 سال بعد جائیداد اسے ملے گی تو میں پہلی بار میں ہی آسانی سے سب کچھ حاصل کر لیتا، لیکن تمہارے شوہر نے مرتے مرتے بھی ہمیں اس مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ آپ نے باپ کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بات سچ تھی، واقعی اگر مجھے پھر طلاق ہوتی تو میں نفسیاتی مریضہ بن جاتی۔ میں خاموشی سے واپس گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی، لیکن اس کے باوجود میں اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھ سکی تھی، یا شاید یہ ایک ایسا اندھا اعتبار تھا کہ میں سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ دیکھ سکی تھی۔ میں نے سیدھے پولیس اسٹیشن کی راہ لی اور اپنے شوہر اور ماں باپ کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ میری پھپھو نے میرا ساتھ دیا اور پھر سب لوگ گرفتار ہو گئے۔ میری جائیداد مجھے مل گئی۔ محسن نے مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے اسے لالچ دی تھی کہ جب وہ مجھے طلاق دے گا تب میرے باپ اسے 25 لاکھ روپے دیں گے، اسی لیے وہ ان کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن اب میں اس کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے 25 لاکھ کے بدلے میری زندگی خراب کر دی تھی۔ میں نے نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کی اور اپنے باپ کی جائیداد سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ اس حادثے نے رشتوں پر سے میرا اعتبار ختم کر دیا۔ میں اب دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں ساری زندگی تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ اب لوگ بتائیں کیا میرا فیصلہ ٹھیک ہے؟